And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about President's address to the Parliament, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, आज के दिन आज हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करेंगे। तो जरा समझते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। हमारा आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑन 2 स्पेशल ओकेजन्स द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और वो 2 ओकेजन है। पहला, व्हेन देयर इज एन ओपनिंग सेशन ऑफ ए न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन। सरल शब्दों में कहें तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहली सेशन होती है पार्लियामेंट की, जब बिल्कुल पहली लोकसभा बैठती है आफ्टर इलेक्शन, तो वो जो पहली सेशन होती है पार्लियामेंट की, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा द फर्स्ट सेशन या फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ईच ईयर हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें होता क्या है कि जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट के, उनको दोनों को ज्वाइंट फॉर्म में हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं इन द फर्स्ट सेशन। तो आज जैसे कि अब बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है आज से, और ये बजट सेशन हमारे इस साल 2021 का पहला सिटिंग है। तो इसको पहले दिन आज हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब जरा समझते हैं सम ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, व्हेन इट वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, उस टाइम में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनके पास पावर था कि वो साल में कभी जब भी नई सेशन बुलाई जाएगी पार्लियामेंट की, तब उसको पहली सिटिंग में एड्रेस करेंगे। लेकिन फिर पहला अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, और उसके हिसाब से कहा गया कि द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द पार्लियामेंट जस्ट वंस अ ईयर। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के इस एड्रेस वाले पावर को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि बिल्कुल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में बोला कि हर बार जब भी नया सेशन होगा पार्लियामेंट का, तो उसको एड्रेस करेंगे पहले प्रेसिडेंट, और फिर जाकर के वो पार्लियामेंट का सेशन आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन इसको पहले ही अमेंडमेंट में हमने चेंज कर दिया इन 1951, और हमने कहा कि साल के पहले जो हमारा सेशन होगा पार्लियामेंट को, बस उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। उसके अलावा दूसरी बात जो आपको याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है दैट द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने 1919 में, जिसको उनको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उस कानून के हिसाब से उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ही हैड द राइट टू एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन अ जॉइंट मैनर। तो जैसे आज़ादी के बाद हमारे प्रेसिडेंट हैं हेड ऑफ द स्टेट, उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि आज़ादी से पहले जो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल होते थे, और उस गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को ज्वाइंट रूप से एड्रेस कर सकें। आज जैसे हमारी लोकसभा उस तरीके से उस टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, आज जैसे हमारी राज्यसभा उस तरीके से वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट थी। और इस कानून के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था कि इन दोनों हाउस को वो ज्वाइंट फॉर्म में एड्रेस कर सके, और इसी प्रोविजन को आगे लेकर के अलग फॉर्म में लाया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आर्टिकल 87 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है दैट ही विल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब जरा समझते हैं कि प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है टू द पार्लियामेंट, उसका कंटेंट क्या होता है इन जनरल, उसमें प्रेसिडेंट कहते क्या हैं। सो लुक, देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। ऐसा कोई सेट फॉर्मेट है नहीं कि प्रेसिडेंट को यही बात कहनी है, बट इन जनरल प्रेसिडेंट करते क्या है कि ही इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ द समन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आर्टिकल 87 में कि प्रेसिडेंट शुड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ समन। प्रेसिडेंट को बताना चाहिए कि पार्लियामेंट की सेशन उन्होंने क्यों बुलाई। आपको तो पता है कि प्रेसिडेंट को ही पावर है पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाने का, तो पहले ही सेशन में आकर के उनको पहले ये बताना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 87 कि व्हाट आर द कॉज ऑफ समन।
ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, उन्होंने क्यों ये पार्लियामेंट की सेशन बुलाई है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन इन जनरल प्रेसिडेंट करते क्या है, प्रेसिडेंट जस्ट इन हिज एड्रेस to the parliament in the first session of an year, he just gives a broad indication of the agenda for the government इन ईयर अहेड। सरल शब्दों में कहें तो जब प्रेसिडेंट आते हैं पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए तो उसमें मोटा मोटा वो ये बताते हैं कि आने वाले एक साल में सरकार कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आने वाली है, वो एजेंडा वो डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट के सामने वो एजेंडा रखते हैं। फॉर एग्जांपल आज इस आर्टिकल में कई सारे एग्जांपल्स दिए थे, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया, पिकअप किया है। 1985 में जब प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने बताया कि आने वाले साल में राजीव गांधी की जो सरकार है वो 2 नई पॉलिसी लेकर के आ सकती है। एक पॉलिसी लेकर के आएगी रिगार्डिंग एजुकेशन, जिसको नाम दिया गया न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके अलावा उसी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने ये भी बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया जा सकता है, दल बदल कानून। आपको पता होगा हमारे शेड्यूल 10 का हिस्सा है, दैट वाज ब्रॉट अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। वो पहले ही ज्ञानी जैल सिंह जी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने पार्लियामेंट को बता दिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से जो भी सरकार के एजेंडा में होता है, जो प्लान में होता है कि आने वाले एक साल में हम ये काम करेंगे, वो प्रेसिडेंट पहले ही आकर के पार्लियामेंट को बता देते हैं इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द पार्लियामेंट। अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो है मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए मोशन ऑफ थैंक्स में होता क्या है कि आफ्टर प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट अ मोशन इज मूव्ड इन बोथ हाउसेस इन ऑर्डर टू थैंक द प्रेसिडेंट फॉर हिज एड्रेस। तो प्रेसिडेंट आए, उन्होंने पूरे दोनों ही हाउसेस को बताया, एड्रेस किया कि क्या क्या एजेंडा होने वाला है सरकार का आने वाले साल में। इसके लिए फिर एक मोशन लाया जाता है दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अलग अलग से, इन ऑर्डर टू थैंक द प्रेसिडेंट, कि आप आए उसके लिए हम थैंकफुल हैं। और इसी मोशन को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। और इस ओकेजन पे होता क्या है कि एमपीज इन बोथ हाउसेज हैव टू इंगेज इन अ ब्रॉड डिबेट ऑन द गवर्नेंस इन द कंट्री। सरल शब्दों में कहें तो देखिए, अभी प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट ने बताया कि हम ये एजेंडा लाने वाले हैं, हमारी सरकार ये एजेंडा लाने वाली है आने वाले साल में। अब उस पर थोड़ा एक मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है कि ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स लाया गया है कि हम प्रेसिडेंट को थैंक करना चाहते हैं। लेकिन वो मोशन ऑफ थैंक्स में डिबेट होता है पहले। आपको पता है कि किसी भी मोशन में पहले फिर डिबेट होता है, तो उस मोशन ऑफ थैंक्स के लाने के बाद एक डिबेट होता है कि सरकार जो पॉलिसी बताई है प्रेसिडेंट ने सरकार की, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो अमेंडमेंट भी प्रपोज करते हैं। सवाल पूछे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि ये प्रेसिडेंट के एड्रेस में बोला गया कि ये पॉलिसी लेकर के आएंगे आप, तो इस पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर उन सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। इन सब के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स में पहले डिबेट हो गया, प्रेसिडेंट ने जो भी अनाउंसमेंट किया उस पर पहले डिबेट हो गया, बाद में उस मोशन ऑफ थैंक्स को वोटिंग के लिए रखा जाता है और उस पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। मतलब लोकसभा के एमपीज वोट करेंगे अपने मोशन ऑफ थैंक्स के लिए, जो मोशन ऑफ थैंक्स है लोकसभा का, और राज्यसभा के एमपीज वोट करेंगे ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ राज्यसभा। और उसमें अमेंडमेंट भी प्रपोज किया जा सकता है ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस। इन जनरल लोकसभा में तो अमेंडमेंट पास हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की वहाँ पे मेजॉरिटी है लोकसभा में, तभी तो वो सरकार में है। और यही कारण है कि ऑपोजिशन जो भी मोशन ऑफ थैंक्स में अमेंडमेंट प्रपोज करता है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल एड्रेस, वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता है। लेकिन राज्यसभा में कभी कभार ऐसा होता है कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा में कभी कभार मोशन ऑफ थैंक्स में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करती है ऑपोजिशन और वो पास भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल राज्यसभा में 5 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर जो प्रेसिडेंट के एड्रेस में उन्होंने जो भी प्रोविजंस बताए थे उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है और वो पास भी हुआ है। दैट हैपेंड इन 1980, 1989, 2001, 2015 एंड 2016। जबकि लोकसभा में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 2018 में, जब अपोजिशन ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं मोशन ऑफ थैंक्स में और वो पास भी हुआ है लोकसभा के अंदर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about International Energy Agency and this topic is important from our syllabus paper 3, International Agency's point of view.
तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश करने वाले कंट्री हैं OECD कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं OECD कंट्रीज़। ये OECD कंट्रीज़ एग्जैक्टली क्या हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि कुछ एक OECD कंट्री हैं, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको OECD कहते हैं। और उन्होंने मिल करके एक दूसरी एजेंसी बनाई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको काम दिया है कि दुनिया भर में एनर्जी एफिशिएंसी के कल्चर को प्रमोट करे। ये जो OECD कंट्री है उन्होंने IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया आफ्टर 1973 ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। उस टाइम में पूरे दुनिया भर में एनर्जी की क्राइसिस हो गई थी, ऑयल सप्लाई जो एकाएक से काफ़ी कम हो गया था, डिक्लाइन कर गया था। फिर इस तरह की सिचुएशन दुनिया में दोबारा ना हो, इसके लिए फिर इन OECD कंट्री ने एक एजेंसी बनाई, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एंड एज आई सेड, दिस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हैविंग अ हेडक्वार्टर इन Paris, and the major role of IEA is to provide information related to international oil and gas market, ताकि ऑयल और गैस को इफ़िशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। IEA के टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने IEA को ज्वाइन किया है वो है मेक्सिको। इट वाज अ 30th मेंबर that was added to IEA in 2018, and Mexico became the first Latin American country to join IEA. India is not a member or part of International Energy Agency, इस बात को ध्यान रखेंगे, बट इंडिया ज्वाइंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एज ए एसोसिएट मेंबर इन 2017। तो ये सारे जो ग्रीन कलर से हमने दिखाए हैं वो सारे कंट्री जो हैं वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं। जो ये लाइट ग्रीन कलर से हमने दिखाए हैं वो सब एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया भी आप देख सकते हैं कि एसोसिएट मेंबर है, चाइना भी एसोसिएट मेंबर है। तो ज़्यादातर कंट्रीज या तो ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस अमेरिकन कंट्रीज़ ही हैं मेंबर, बाकी सब एसोसिएट हैं या फिर नॉन मेंबर्स हैं। अब जैसा कि मैंने बोला OECD ने IEA बनाया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया। तो OECD के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। इट इज़ अगेन एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं इनमें जिनकी हाई इनकम है, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफ़ी हाई है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक स्टेटस भी उन कंट्रीज़ का हाई है। ऐसी कंट्रीज़ ने मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें टोटल 37 कंट्रीज़ हैं। उस 37 में से ज़्यादातर तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आप देखिए यहाँ पे भी देखिए, ज़्यादातर इस 37 में से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। लगभग सारे के सारे कंट्रीज़ यूरोप के इस OECD के मेंबर्स हैं। तो यूरोप के अलावा 5 कंट्री हैं अमेरिका से, कनाडा, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 4 मेंबर्स हैं पैसिफिक एरिया से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, और 2 कंट्री हैं मिडिल ईस्ट से, इज़राइल एंड टर्की। तो मुझे लगता है कि इज़राइल एंड टर्की कम से कम याद रखना, अगर आपसे वो पूछेगा भी। देखिए 2020 UPSC प्रीलिम्स में ऑलरेडी वो पूछ चुका है, OECD कंट्री, उसका मेंबर कौन है, टर्की। तो ये पूछ चुका है। अब APSC में भी पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा। इतना याद रखना, क्योंकि यूरोप वाले सारे याद करने से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी ख़राब है। यूरोप वाले सारे आपको याद करने से फ़ायदा नहीं, लेकिन याद रखना कि मिडिल ईस्ट से खाली 2 कंट्री IEA के मेंबर हैं, वो हैं इज़राइल एंड टर्की। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट का नाम है द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ज़रा देखते हैं कि इस एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होगा फॉर इंडिया। सो सबसे पहले इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। इट विल हेल्प इन एन एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो दुनिया की एजेंसी है इसका काम ही है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, पूरी दुनिया भर में एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह का नॉलेज इंडिया को भी मिलेगा कि कैसे एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। और हो सकता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस एग्रीमेंट के बाद हमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की फुल टाइम मेंबरशिप भी मिल जाए। अभी आपको पता है कि हम खाली इसके एसोसिएट मेंबर हैं, हो सकता है कि इसके बाद हमें फुल टाइम मेंबरशिप भी मिल जाए। और इसके अलावा इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक प्रोग्राम चल रही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोग्राम चला रहा है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। उस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम से भी हमें फ़ायदा होगा।
अगर हमने ये अग्रीमेंट साइन कर लिया जब, तो उसके बाद तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें पूरे दुनिया भर में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करना है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि जो भी अभी ग्रीन हाउस गैस इमिट करने वाली एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, उनसे कैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जा सकें, इसके लिए कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना और उन सारे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कराना, कंट्रीज़ को उसके लिए अडाप्ट कराना पर्पस है इस प्रोग्राम का, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन कर रही है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो हो सकता है कि इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम से भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाए आफ्टर साइनिंग दिस अग्रीमेंट विथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने 2 रिपोर्ट शेयर किए हैं जो OECD पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट्स अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं और ये सवाल भी मैंने इन्हीं रिपोर्ट्स पर दिया है, तो उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप ये सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from national segment. It talks about Belgavi dispute. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially interstate disputes. तो देखिए इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए बेलगावी, जिसको बेलगांव भी कहते हैं, एक बॉर्डर एरिया है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और ये जो बेलगावी एरिया है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे कुछ लोग कन्नड़ा बोलते हैं। कन्नड़ा मतलब कर्नाटका के जो मेजॉरिटी बोलने वाले लैंग्वेज, मेजॉरिटी में बोली जाने वाले जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, और कुछ लोग मराठी बोलते हैं। तो इसी कारण से ये जो एरिया है बेलगावी, ये डिस्प्यूटेड है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, क्योंकि कुछ लोग मराठी बोलते हैं, उसी के हिसाब से महाराष्ट्र क्लेम करता है कि ये हमें बिलोंग करना चाहिए। कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं, उसके हिसाब से कर्नाटका क्लेम करता है कि ये बेलगावी हमें बिलोंग करना चाहिए। हुआ क्या कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 लाया गया, तो उसके हिसाब से ये बेलगांव को मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। वही मैसूर स्टेट 1973 में जाकर के कर्नाटका नाम से जाना गया। तो मुद्दा यह है कि इस बेलगावी या बेलगांव एरिया को कर्नाटका का हिस्सा बना दिया गया अकॉर्डिंग टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और तब से ही डिस्प्यूट इन दोनों स्टेट्स के बीच में काफ़ी बढ़ चुका है। महाराष्ट्र ने एक अलग से बॉडी बनाई, महाराष्ट्र एकाकीकरण समिति 1948 में, और इस महाराष्ट्र एकाकीकरण समिति का पर्पस ही है आज के टाइम में कि ये बेलगावी को वापस महाराष्ट्र के लिए लेकर के आए, जबकि कर्नाटका सरकार जो है वो इस बेलगावी एरिया को अपने पास रखना चाहती है। पहले इसका नाम बेलगांव था, लेकिन 2014 में कर्नाटका सरकार ने इसका नाम बदल करके बेलगावी कर दिया। तो बेलगावी अब इसका नया नाम है, पहले यह बेलगांव नाम से जाना जाता था। अब करंट न्यूज़ क्यों है, क्या है जिस कारण से हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं। करंट न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा सकूं। करंट न्यूज़ सिंपली ये कहता है कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने प्रपोज किया है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि बेलगांव महाराष्ट्र का है या कर्नाटका का, तब तक के लिए इस बेलगावी एरिया को हम लोग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट इज़ द सजेशन। अब ये न्यूज़ अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये इस कारण से ये न्यूज़ में आया और इस कारण से मैंने ये बेलगावी डिस्प्यूट आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बेलगांव का एक अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, और इस कारण से मुझे लगता है कि इस साल आने वाले पीटी में आपसे बेलगांव का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। समझिए बेलगांव का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 39th सेशन हुई थी वो बेलगांव में हुई थी, जिसको आप बेलगावी कहते हैं। ये 39 सेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेलगांव में, दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 1924। और इसकी खास बात ये है कि इस बेलगांव सेशन के प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और ये इकलौता ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसके महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। इट वाज जस्ट ओनली द ओकेजन ऑन विच महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अदरवाइज उसके अलावा महात्मा गांधी कभी भी दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, एक्सेप्ट बेलगांव इन 39th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924. The next article is taken from Assam segment. It is about Pathrughat peasant uprising. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam history point of view. So historical background समझते हैं पथरूघाट पीजेंट अपराइजिंग का। देखिए ब्रिटिशर्स ने आसाम को एनेक्स कर लिया 1826 में, ये तो आप जानते ही होंगे। और धीरे धीरे फिर लैंड मेजरमेंट शुरू हुआ, लैंड सर्वे शुरू हुआ, और उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे टैक्सेशन का सिस्टम आसाम के अंदर भी इम्पोज करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो टैक्स
रूल्स जो थे वो काफ़ी सिंपल थे और काफ़ी आराम से लोग इसको पे भी कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी कम रेट था टैक्स का। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू पे इन काइंड, मतलब कुछ गेहूं दे दिया, कुछ और भी दे दी चीज़ें, इन काइंड पे कर सकते थे टैक्सेस को। दे वेर अलाउड टू पे टैक्स इन सर्विस, मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए कुछ काम कर दिया, इस तरीके से टैक्स का पेमेंट होता था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे बाद में 1893 तक ब्रिटिशर्स ने टैक्स नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया और उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स 70 to 80% तक बढ़ा दिया। और यहाँ जाकर के फिर प्रॉब्लम शुरू हुआ। जब 1893 में इतना ज़्यादा एकाएक से एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स बढ़ गया तो आसाम के अंदर जो पीजेंट्स हैं उनके अंदर एक तरह का ग्रीवांस आने लगा कि इतना सारा टैक्स हम दें कैसे, वो भी कैश में देना था, अब काइंड में भी नहीं दे सकते, सर्विस भी नहीं दे सकते। तो अलग अलग जगह पे राइज मेल होने लगे। राइज मेल का असमीज में अगर मतलब समझिए तो राइज मतलब होता है पीपल, मेल मतलब मीटिंग। तो पीपल मीटिंग होने लगी अलग अलग जगहों पे कि कैसे इस टैक्स से बचा जाए, सरकार के सामने कैसे अपने ग्रीवांस रखे जाए कि इतना हम टैक्स नहीं दे सकते। तो इस तरह से राइज मेल होने लगे अलग अलग जगहों पे। इसी तरीके का एक राइज मेल चल रहा था पथरू घाट पे। पथरू घाट एक छोटा सा गांव है आसाम के डरांग डिस्ट्रिक्ट में, और ये पथरू घाट में एक छोटा सा राइस मिल चल रहा था ऑन 28 जनवरी 1894। 28 जनवरी याद रखना, ये दिन बीता था 28 जनवरी। तो 1894 को इस तरह का एक राइस मिल चल रहा था जहाँ पे फार्मर्स इकट्ठा हुए थे अपने ग्रीवांसेस ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए कि हम इतना सारा टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन उसके बदले हुआ क्या, व्हाट हैपेंड एट पथरू घाट? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन फार्मर्स की बात तो सुनी नहीं, उनके ग्रीवांसेस तो सुने नहीं, उल्टा उन पे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी और कई सारे पीजेंट्स मारे गए। ऑफिशियल डाटा तो कहता है कि खाली 15 पीजेंट्स मारे गए इन पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, लोकल हिस्टोरियंस, उनका मानना है कि 140 से भी ज़्यादा पीजेंट उस दिन पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग में मारे गए थे। और ये पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि कल 28 फरवरी थी आज, और ये जो कल 28 फरवरी थी दैट वाज 127th एनिवर्सरी ऑफ पथरू घाट पीजेंट अपराइजिंग। इसी कारण से ये पथरू घाट से रिलेटेड आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 372 to 374. Topic number 372 is about Bharat Parv. It is being celebrated as part of Republic Day celebration since 2016. Objective is to generate patriotic fervor, promote the rich cultural diversity of the country, and popularize the concept of Ek Bharat, Shrestha Bharat. It is organized by Ministry of Tourism and its duration is from 26 to 31st January 2021. It is a 5-day event. Please attempt this question based on topic number 372. Topic number 373 is about PM Swanidhi scheme. It is a small special microcredit facility for street vendors launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. It will provide affordable working capital to the street vendors who have been affected during the COVID-19 lockdown. The scheme is targeted to benefit about 50 lakh street vendors. And it will provide a working capital of rupees 10,000 which is payable in monthly installments in the tenure of 1 year. One timely or early payment of the loan at the interest subsidy 7% per annum will be credited to the bank account of the beneficiary through direct benefit transfer on quarterly basis. It is implemented by SIDBI. The next topic is topic number 374 is about Davos Dialogue. So Davos Dialogue agenda marks the launch of World Economic Forums, and Singapore will host World Economic Forums 2021 मीटिंग। जनरली ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है दैट इज़ हेल्ड इन डावोस सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड इट विल बी हेल्ड इन सिंगापुर। एंड थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 समिट इज द ग्रेट रीसेट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 374. This is the answer of question number 369 to 371 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया? परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओनली आर्म्ड मेंबर्स कैन be selected for gallantry award. This statement is wrong. Correct answer will be option A, one only. Biofuel policy इंडिया के हिसाब से इंडिया should achieve 20% of ethanol blending by 2025. So the correct answer will be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.